हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट शिवानी और आज वॉइस ऑफ राइट्स आपके लिए लेकर आया है कुछ खास, क्योंकि आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिससे बात करने के बाद आपके कई सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। और बच्चों या बड़ों की व्यवहारिक समस्या हो, चिंता हो, तनाव हो, उदासी हो या फिर पैनिक अटैक या बच्चों में व्यवहारिक या लर्निंग से संबंधित कोई भी समस्या हो, सबका समाधान आपको मिलेगा साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के जरिए। और इसी मकसद से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी से, जिनसे हम कई साइकोलॉजिकल समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो संजीव जी, वॉइस ऑफ राइट्स के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो हमारे दर्शक भी आपके बारे में काफ़ी कुछ जान ही गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और अपनी लाइफ की जर्नी से हम सभी के साथ शेयर करें। जी। मैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इंदौर में एक सेंटर रन करता हूँ, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। इसका पूरा नाम है समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर जी। और यहाँ पर मैं 2005 से इस सेंटर को रन कर रहा हूँ। ये सेंटर इंडिया का अपने आप में एक पहला मेंटल हेल्थ क्लिनिक है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक है, जहाँ पर पूरी तरह से ड्रग लेस ट्रीटमेंट यानी कि साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है सभी तरह की मानसिक समस्याओं का, वो चाहे बच्चों से संबंधित हो, बड़ों से संबंधित हो, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, इन सभी में हमारा साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर लोगों की मदद करता है जी। और मैं बेसिकली इंदौर में 2005 से हूँ और इससे पहले मैं गुना से बिलोंग करता हूँ और मेरा एजुकेशन जो है साइकोलॉजी में रहा है, जिसमें मैंने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है, जो कि खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, जिसमें इंडिया में हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए पूरी तरह से ट्रेंड और क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जी। तो ये मेरा अभी तक का सफ़र था, जो अब मैं इंदौर में आकर अभी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ जी। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो फील्ड है, क्योंकि इसमें कई तरह की मानसिक बीमारियाँ होती हैं, डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स होते हैं, तो उनसे आप किस तरह से डील करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत ही मुश्किल है बच्चे से भी डील करना और सेम आप देखें तो एक युवा वर्ग के लोगों से भी डील करना, तो उनसे आप किस तरह से उन्हें डील करते हैं और किस तरह की सर्विसेज आप उन्हें देते हैं? जी देखिए, सबसे पहले जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमको पहले समझना होता है कि उनकी समस्या है क्या और उसके कारण क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उनके साथ एक इंटरव्यू करते हैं, जिसमें हम उनकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हमको पता चलता है कि उनकी जो मानसिक समस्या है वो कितनी पुरानी है और जब ये शुरू हुई उस समय उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई उसके कारण क्या रहे, क्या उनकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री थी, परिवार में उनकी मदर या फादर की तरफ क्या उसके जेनेटिक्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मानसिक समस्या हो रही है, या ये वातावरण का प्रभाव है, या कोई ऐसा ट्रॉमा उसकी लाइफ में आया जिसकी वजह से उसमें कोई मानसिक समस्या पैदा हुई है। तो सबसे पहले हम उस इंटरव्यू के द्वारा उसके कारणों को और उसके लक्षणों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हमारे कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसके द्वारा हम उसका सही डायग्नोसिस बना पाते हैं। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हमको मदद करते हैं उसके बारे में और अधिक जानने के लिए, उसका सही डायग्नोसिस बनाने के लिए, और उसमें हमको किस तरह की साइकोथेरेपी और काउंसलिंग उसके साथ प्लान करनी है, उसका निर्णय लेने में हमको साइकोलॉजिकल टेस्ट हमको मदद करते हैं। उसके बाद हम कुछ सेशंस उनके लिए प्लान करते हैं, जो कई बार ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक होते हैं, ये कई बार 10 से लेकर 20 तक हो सकते हैं। और इसमें हम कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों से, जिसको साइकोथेरेपीज कहा जाता है, ये बहुत ही पुराना साइकोथेरेपी एक जरिया है, एक तरीका है जिससे लोगों को मानसिक बीमारियों से, मानसिक समस्याओं से बाहर लाया जा सकता है बिना किसी मेडिकल या मेडिसिन इंटरवेंशन के। और ये विदेशों में बहुत समय से ये इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का इलाज चलता रहा है। अभी ये इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है और लोग अब ड्रग लेस की तरफ मुड़ रहे हैं। लोग पहले साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। अगर उसके बावजूद हमको ऐसा लगता है कि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, जो रिजल्ट उनको नहीं आ पा रहे हैं साइकोथेरेपी या काउंसलिंग से, तो फिर हम उसमें साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, जो फिर उनको मेडिसिन देते हैं और फिर मेडिसिन की और साइकोथेरेपी दोनों की मदद से पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है जी। तो संजीव जी, लेकिन देखा जाए तो आजकल हर किसी में, मतलब बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त काफ़ी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें डिप्रेशन है, मतलब छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन देखा जाता है। कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक हालत है वो काफ़ी गंभीर होती है। तो इसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि आजकल छोटे से बच्चा भी उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहा है? और बड़ों की अगर बात करें तो उनमें भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब काल्पनिक ही हैं, बट आजकल वो वास्तविकता में देखने को मिल गए हैं।
तो उसके पीछे की क्या वजह है? जी बिल्कुल, अब लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आया है। पहले हमारा जो लाइफ स्टाइल था, हमारा जो कल्चर था, हम पहले स्ट्रेस फ्री थे, हमारी जॉइंट फैमिलीज थी, तो इसमें हम उतना स्ट्रेस फील नहीं करते थे और हम एक प्रतियोगिता, कंपटीशन नहीं था। घर का अगर एक सदस्य भी अच्छा कमा रहा है तो पूरा घर उसमें चल जाता था। आज हम सबको वर्किंग होना होता है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा हमारे एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये स्ट्रेस सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है। और कई बार बच्चे और भी अदर एक्टिविटीज़ में, कई बार पेरेंट्स के इंटरेस्ट की वजह से भी या उनकी खुद की इंटरेस्ट की वजह से और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी उनको इन्वॉल्व होना होता है, लेकिन वो कोई भी फ्री टाइम, जो एक क्वालिटी टाइम उनको मिलना चाहिए, जो उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करे, ऐसा कोई भी टाइम कई बार उनके पास नहीं होता है। तो इस वजह से बच्चे उस स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते हैं और उन बच्चों में कई बार बहुत तरह की मानसिक समस्याएं, जिनमें हम भावनात्मक समस्याएं कह सकते हैं, व्यवहारिक समस्याएं कह सकते हैं, या कुछ विचारों से संबंधित समस्याएं कह सकते हैं। उसमें नेगेटिव विचार आना, नेगेटिव फील करना, और बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम, एग्रेशन है, या पढ़ाई में बच्चों का मोटिवेशन कम हो जाता है, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, और कई बार बच्चे इसमें डिफिकल्टी भी महसूस करते हैं। तो एक अलग तरह का वर्ग है जो परिस्थिति जन्य नहीं है, मतलब उसका कारण कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल है। तो कई बार बाय बर्थ वो प्रॉब्लम लेकर पैदा होते हैं, जैसे ADHD की समस्या है, या ऑटिज्म है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इस तरह की जो मानसिक समस्याएं होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं, कई बार पेरेंट्स उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और आइडेंटिफाई ना कर पाने की वजह से उन बच्चों के साथ जो पेरेंट्स जो बिहेव करते हैं, या टीचर के साथ जो बिहेव करते हैं, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया सकता, क्योंकि वो खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बच्चा किस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो पहले उनको अवेयर करना, उनको ये समझाना कि ये मानसिक समस्या है, और बच्चा अपनी तरफ से कोई कमी बच्चा नहीं करता है, बच्चा एक्चुअली डिफिकल्टी महसूस करता है। तो अगर हम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें और उसको हमारे सेंटर तक उसको लाया जाए, या वो किसी प्रोफेशनल्स के पास जाए, तो डेफिनेटली इस तरह के बच्चों को भी हम काफ़ी हद तक इनके व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। जी, तो वही अगर मानसिक बीमारी की बात करें तो आजकल एंजाइटी भी बहुत आम चीज़ हो गई है, तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों होता है ये? देखिए, एंजाइटी खासतौर पर एक, हम इसको हिंदी में कहते हैं दुश्चिंता, मतलब ऐसी चिंता जो कारण है, कई बार उसका कोई कारण नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा है। तो ये एंजाइटी आजकल हमको बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत प्रेशर है सबको, स्टडी के बाद करियर के बाद एक सेटलमेंट, लाइफ सेटलमेंट का। तो ये जो दबाव आया है, उसकी वजह से लोगों में बहुत एंजाइटी वाले सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। और एंजाइटी अगर हम बात करें तो इसका जो एक रेशियो है, आप ये मान के चलिए कि 10 में से करीब 3 लोग एंजाइटी से सफ़र करते हैं, लेकिन उसमें अवेयरनेस की कमी की वजह से वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो एंजाइटी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंजाइटी अंदर, जैसे जनरलाइज एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, OCD है, फोबिया है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो इस तरह की जो मानसिक समस्याएं हैं, ये एंजाइटी के तहत आती हैं, और ये अलग अलग ग्रुप है एंजाइटी के। और इस तरह के लोगों को अगर हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, तो हम साइकोथेरेपी से काउंसलिंग इनको बहुत हद तक इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके माइंड पे कोई भी चीज़ हावी हो रही है, या कोई भी चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, तो उन्हें लगता है कि हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर ऐसी सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो हम शायद उस और चले ना जाएं। तो डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स और उसका समाधान क्या है, कि हम खुद को उस चीज़ से कैसे दूर रखें? देखिए, पहले तो हमको डिप्रेशन को समझना पड़ेगा। हम बहुत आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैं बहुत आज डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो ये डिप्रेशन नहीं है। ये कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार लोगों में किसी कोई बात बुरी लग गई तो उनका मन उदास हो गया, पर वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एक कंडीशन है, एक बीमारी है, जो लंबे समय तक आपको महसूस होता है कि आपका मन उदास है, और आपको किसी भी काम को करने का मन नहीं होता है, अकेले रहने का मन होता है, लोगों से मिलने का मन नहीं होता है, नकारात्मक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो कई बार इसमें सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों का आना, नकारात्मक भावना महसूस करना, और नकारात्मक बिहेव, यानी कि जैसे आइसोलेशन है, या अपने आप को सोशल विड्रॉल है, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये डिप्रेशन को हम पहचाने पहले तो, और इस डिप्रेशन में जब लोग पहुंच जाते हैं, या उनको करीब पहुंच जाता है, तो वो कई बार इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपनी बीमारी को समझे, या वो समझ भी जाए तो उसके अंदर इतना मोटिवेशन नहीं होता है कि वो ट्रीटमेंट के लिए जाए। तो अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति में किसी भी तरह का
विचारात्मक, भावनात्मक या व्यवहारात्मक नकारात्मक परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसका डिप्रेशन कई बार और बढ़ सकता है और उसमें सुसाइड की भी संभावना रहती है जी। तो इसलिए उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए। और ये काउंसलिंग से और साइकोथेरेपी से भी पूरी तरह से ठीक किया सकता है। कुछ केसेस में हमको इसमें हॉस्पिटलाइजेशन या फिर हमको मेडिसिन का भी सपोर्ट लेना पड़ता है। जी, तो वहीं हमने सुना है कि कई लोगों को पैनिक अटैक हो जाता है, तो उसके पीछे की क्या वजह है और उससे बचने का क्या तरीका है? जी, पैनिक अटैक जैसे मैंने आपको बताया ये एंजाइटी के अंतर्गत आता है। पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर ये आपको समझना पड़ेगा। पैनिक अटैक ऐसा है कि एंजाइटी में व्यक्ति रहता है और उसको कभी-कभी पैनिक अटैक भी आते हैं और पैनिक डिसऑर्डर में उसको लगातार पैनिक अटैक आते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद उसको पैनिक अटैक आएगा और पैनिक अटैक एक टाइम लिमिट के लिए आता है 10 या 15 मिनट के लिए। उस समय लोगों को कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे उनको लगता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, मुझे कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुझे शायद कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, घबराहट होती है, तो ये पैनिक अटैक। और फिर इसके बाद जब वो चला जाता है तो उसके उस समय व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि उस भय की वजह से वो पैनिक अटैक दोबारा उसको आ जाता है, तो एक चेन, एक साइकिल उसको बन जाता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि पैनिक अटैक की वजह से आने वाला पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक के डर भी पैनिक अटैक को बार बार लाता है, तो ये भी एक एंजाइटी वाली सिचुएशन है और इसको भी साइकोथेरेपी से और काउंसलिंग से पूरी तरह से ठीक किया सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं हमें उसे डर से दूर रहने की ज़रूरत है। जी, हमको डर से दूर रहने के लिए हमको एक्चुअली प्रोफेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है। जी। तो डर तो कई बार नहीं भी होता है, फिर भी व्यक्ति भयभीत होता है, उसको ऐसा लगता है कि डर मैं डरता हूँ लेकिन मुझे कोई कारण नहीं है डर का, पर ये डर मेरे अंदर हमेशा बना रहता है। जी, तो वहीं हमने सुना है कि कई लोगों को फोबिया होते हैं, डिफरेंट टाइप के फोबियाज होते हैं, अलग अलग चीज़ों से उन्हें फोबिया होता है, तो ये फोबिया क्या चीज़ है और ये किस तरह से लोगों में डेवलप होता है? जी, फोबिया बहुत तरह के होते हैं, किसी भी तरह के कीड़े से, जानवर से, ऊंचाई से, अंधेरे से, पानी से, भीड़ से, बंद स्थानों से, जी। किसी ऐसी चीज़ से डर लगना जो नॉर्मली लोगों को नहीं लगता है, उसको अत्यधिक डर लगना, और वो ऐसी सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करता है और उस तरह से वो अपनी एंजाइटी को, अपने फियर को मेंटेन करता है। तो बहुत कॉमन है फोबिया, मतलब आपको 10 में से 4 लोगों में फोबिया के सिम्टम्स मिलेंगे, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डरते हैं, लेकिन वो उसको मेंटेन कर लेते हैं कि उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो उनको एंजाइटी नहीं होती, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ फोबिया ऐसे होते हैं जो उनको रिपीटेटिवली उसका सामना करना उनकी मजबूरी होती है, तो फिर उस कंडीशन में फिर वो उसको अवॉइड नहीं कर पाते और हमारे पास पहुँचते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप किसी भी तरह का फोबिया महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि इस फोबिया में बहुत कॉमनली एंजाइटी भी देखने को मिलेगी। तो एंजाइटी से जो होने वाले नुकसान है, लोग अपने बहुत सारी प्रोफेशनल करियर में, अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को चूक जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहने की वजह से, अवॉइडेंस दिखाने की वजह से, जो उनको मिलता तो उनके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता था। तो फोबिया अगर है तो एंजाइटी भी होगी और एंजाइटी से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम पर प्रोफेशनल इंटरवेंशन लें तो। जी, तो वहीं ये जो OCD है यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं आम आदमी में? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसमें बोलते हैं कि एक ही तरह के विचार या व्यवहार का बार-बार आना और उस विचार या व्यवहार को करने के लिए बाध्य होना, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। इसमें रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, एक ही तरह के थॉट्स दिमाग में घुस जाते हैं और वो चाहते हुए उस थॉट से बाहर नहीं आ पाता जब तक कि वो कुछ कंपल्सन्स को ना कर ले। जैसे कि रिपीटेटिवली हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, बार-बार हाथ धोना, बार-बार ताला चेक करना, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद करना, कुछ और भी बहुत अलग तरह के वो होते हैं, कुछ रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ सेक्सुअल रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं जो उसके दिमाग में उससे वो बाहर नहीं आ पाता है। कई कंडीशंस में उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को बार बार टच करना, छूना, उठाना, कुछ चीज़ों को पर्टिकुलर काउंट करना, उसको इतनी बार काउंट करके उस काम को करना, और या फिर कुछ चीज़ों को वो बैलेंस करने के लिए ऑड इवन उसमें हमेशा वो उसको कंपल्सन्स होते हैं। तो इस तरह की बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं OCD में जो पूरी तरह से साइकोथेरेपी से ठीक किया जा सकते हैं। OCD में साइकोथेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, उसमें खास तौर पर CBT बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ऐसे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें बेसिकली बहुत सारी साइकोथेरेपी से कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। जी, बिल्कुल। तो वहीं हमने जब इतनी बीमारियों की बात की तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये सोशल एंजाइटी क्या है और इसका क्या प्रभाव लोगों पर देखने को मिल सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सोशल एंजाइटी बहुत कॉमन है। सोशल एंजाइटी थोड़ी बहुत सभी में होती है। जैसे अगर आप 10 लोगों से बोलें कि आप स्टेज पे जाना है आपको, तो उसमें से 7 लोगों को घबराहट होगी। मतलब इतना हमारी सोशल एंजाइटी कहीं ना कहीं हर लोगों में होती है। उसमें से 7 लोगों में से 4 लोग उसको डर के साथ या घबराहट के साथ, उस एंजाइटी के साथ उसमें परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन 2 या 3 लोग आप बिल्कुल आप उनको कितना भी फोर्स करें वो स्टेज पर नहीं जाएंगे। तो ये सोशल एंजाइटी कई बार बहुत सीवियर होती है और इस एंजाइटी की वजह से मैंने आपको बताया कि
ये सोशल एंजाइटी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अवॉइडेंस दिखाते हैं, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को उनसे मिलना होता, उनको लोगों से मिलना होगा, तो वो उसको ऑप्ट नहीं करते हैं, उनके करियर में उनको ग्रोथ नहीं मिल पाती है। वो हमेशा ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो उनको अकेले बैठ के करना हो, उसको लोगों से इंटरेक्ट ना करना हो। तो सोशल एंजाइटी बहुत कॉमन है और इसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल देता होगा। सोशल एंजाइटी वाला व्यक्ति कंपटीशन नहीं करता। जी, तो संजीव जी, वहीं कई ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो लोगों में आम तौर पर देखने को हमें मिलती हैं, जिसके रिजल्ट्स भी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताएं जिनसे उन्हें बचना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं वो बीमारी है ही नहीं और लोग उसमें इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच लेते हैं और इतना ज़्यादा वो उनके माइंड पे हावी हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ऐसी बीमारी के बारे में। मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। खास तौर पर इससे होने वाले नुकसान, मतलब मैं खास तौर पर 4 कंडीशंस आपको बताऊंगा, जिसमें एक है डिप्रेशन जी, एक है पैरानॉइड डिसऑर्डर, दूसरा है सोशल जो हमारा एक क्राइम वाला जो एक मेंटलिटी है, जिसको हम एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल पर्सनालिटी कह सकते हैं, और एक जिसको हम एडिक्शन जिसको हम कहते हैं जी। तो ये 4 तरह की जो प्रॉब्लम है, कि पूरी तरह से हम इसमें मानसिक बीमारियां कहें उनको या मानसिक समस्या कहें, इसमें जैसे मैं डिप्रेशन की बात करूं तो डिप्रेशन में एक थ्रेड होता है सुसाइड का। तो अगर कोई डिप्रेशन में है तो सुसाइड वो कर सकता है, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको बचाना है, बहुत जरूरी है कि उस डिप्रेशन को पहचाने, सुसाइडल टेंडेंसी को पहचाने और उसका ट्रीटमेंट करें। दूसरा पैरानॉइड डिसऑर्डर। पैरानॉइड डिसऑर्डर में आए दिन हम जो पेपर में पढ़ते हैं कि उसमें पति ने पत्नी को शंका में उसकी हत्या कर दी, या उसकी वजह उसको अपने पति पे शंका होती थी या पति को पत्नी पे शंका होती थी, उस वजह से उन्होंने कोई ना कोई अपराध को, जैसे उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया या उसने उसको मार दिया, उसके परिवार के लोगों को उसने मार दिया, खुद भी सुसाइड कर लिया। कई बार सिचुएशन नहीं होती है लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है, उसको बोलते हैं हम शंका की बीमारी। तो ये बिना किसी कारण के होती है, और इसमें कई बार सिर्फ हम घर की बात नहीं करें, हम अड़ोसी पड़ोसी को भी उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और इवन सिर्फ आसपास नहीं, कई बार ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पर साजिश चल रही है मेरे खिलाफ। तो अगर उसके आसपास से भी निकल रहा है तो उसको लगता है कि कोई जासूस है जो मेरे को ट्रैक कर रहा है। तो ये एक तो पैरानॉइड डिसऑर्डर में भी क्राइम बहुत देखने को मिलते हैं। तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि एंटी सोशल पर्सनालिटी, एंटी सोशल बिहेवियर, ये भी एक तरह की मानसिक समस्या है। अगर आप अपने बच्चे में ऐसा बदलाव देख रहे हैं कि वो एंटी सोशल हो रहा है और आप स्कूल से उसकी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वो उसके क्राइम की तरफ जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनकी काउंसलिंग कराना, इससे भी हम बहुत सारे अपराधों को रोक सकते हैं। और चौथा, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग एडिक्शन में अल्कोहल हो या किसी तरह कैनाबीज हो, गांजा, भांग, इस तरह की जो मानसिक अभी जो नशे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी अपराध को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और ये भी एक तरह की मानसिक समस्या है। तो इस तरह की चारों को मैं खासतौर पर यहाँ पर मेंशन करूंगा कि इन चारों में साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की बहुत जरूरत है, और हम बहुत सारे अपराधों को और सेल्फ हार्म या दूसरों को हार्म पहुंचाने वाली टेंडेंसी को रोक सकते हैं और इसमें हम बहुत सुधार ला सकते हैं। जी, तो चूँकि आपने क्राइम की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे ही क्या आज का क्या मतलब क्राइटेरिया बन गया है, या फिर क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि हर कोई क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है? मतलब एक आम आदमी के लिए क्राइम करना या फिर क्राइम होते हुए देखना बड़ा ही आम होता जा रहा है, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ऐसे क्या सोसाइटी में या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को ऐसा बना देती हैं, या फिर व्यक्ति का एक माइंडसेट ऐसा है जो वो ऐसा बन जाता है? तो मैं जानना चाहूँगी कि क्राइम क्यों इतना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ है जी। हम सोशल मीडिया से या टेक्नोलॉजी से इस तरह से कनेक्ट हुए हैं, या हम इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं या जो सीरियल्स आ रहे हैं उसको हम बहुत छोटी उम्र से बच्चे उसको देख रहे होते हैं, जो उनको नहीं दिखाना चाहिए। या फिर जो एडिक्शन वाला जो मैंने आपको बताया, ये भी एक अपराध को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो अभी एक प्रतियोगिता हुई है, जो एक दबाव आया है सोसाइटी पर, उतने अवसर नहीं है जितनी अपेक्षाएं हैं या जितनी हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की। तो वो इच्छाएं ज़्यादा होना और संसाधन कम होना हमको कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट लेने के लिए आकर्षित करते हैं, और ये शॉर्टकट लेने की जो प्रवृत्ति है ये कहीं ना कहीं अपराध को जन्म देती है। तो इसमें अगर हमको ऐसा लगता है कि बच्चा प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई पर और अपने सोशल बिहेवियर पर उसका कुछ नेगेटिव देखना
देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपको बच्चे की काउंसलिंग करानी चाहिए। जी, तो वहीं अभी कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अगर कोरोना काल की बात की जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ भी और अब वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी है, जो उनके माइंड में थॉट्स हैं, उन्हें वो बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर हमें ज़रा भी वीकनेस लग रही है तो हो सकता है कि वो कोरोना का ही सिम्टम है, या फिर वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में एंटर हो गए हैं तो वो उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे। तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या समाधान है? देखिए, कोरोना जैसे आप देख रहे हैं कि शारीरिक समस्या तो है ही है, लेकिन उस कोरोना से जुड़े हुए बहुत सारे मानसिक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की को प्रभावित कर रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। तो लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं। अभी एंजाइटी केस बहुत बड़े हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें पैनिक अटैक के केस बहुत बड़े हुए हैं। एक तो डायरेक्ट संबंध ये है। दूसरा, एक मैं आपको जरूर इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोरोना का जो सिम्टम है ये पैनिक अटैक का भी सिम्टम है। तो कई बार एंजाइटी से होने वाले पैनिक अटैक से जो सिम्टम्स होते हैं उसमें उसको आदमी को डर हो जाता है कि शायद मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, उसमें उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने का दिक्कत होना कोरोना भी मेन सिम्टम है। तो इस वजह से मेरे पास बहुत से केस रजिस्टर्ड हुए हैं जो अपनी डर की वजह से कोरोना की जांच भी नहीं करवा रहे, कि उनको लगता है कि जांच करवाऊंगा तो मुझे शायद कोरोना पॉजिटिव निकल जाएगा। और उसको वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए हमारे पास आया कि घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम उसको समझाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सिम्टम है, ये कोरोना का नहीं है, ये आपकी एंजाइटी की वजह से हो सकता है, पैनिक अटैक हो सकता है। आप अपनी जांच करवाइए और आप पूरी संभावना है कि आप नेगेटिव निकलेंगे। तो ये इस तरह से कोरोना मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है और मेंटल हेल्थ कोरोना के सिम्टम्स से सीधा जुड़ी हुई है। तो लोगों को इस डर से निकालना, इस एंजाइटी से निकालना, ये भी पूरी तरह से संभव है। और अभी तो हमारे पास चूंकि केस बहुत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना में लोग घर से नहीं, जिनको बहुत ज़्यादा फियर है कोरोना का, वो घर से बाहर ही निकल रहे हैं, तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें कि हमारा जो पैटर्न चेंज हुआ है अभी प्रैक्टिस का, तो अभी काफ़ी लोग जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं पर केस बड़े हैं, जो ऑनलाइन की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। तो हमसे ऑनलाइन इस समय बहुत ज़्यादा लोग साइकोथेरेपी और काउंसलिंग ले रहे हैं। तो क्या ऑनलाइन भी लोग आपकी सर्विसेज ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप पूरी तरह से, आपको एक बार भी हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप हमसे कंसल्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो कॉल पर आपसे बात करते हैं और इसमें हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हम पूरी तरह से ऑनलाइन करते हैं और हमारी जो साइकोथेरेपीज है, जो काउंसलिंग है, वो भी पूरी तरह से वीडियो कॉल पर संभव है। जी, तो संजीव जी, अंत में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का तरीका बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये जो सारी चीज़ें हैं वो नेगेटिविटी से ही कनेक्टेड हैं और एक जो सकारात्मक व्यवहार होता है, एक सकारात्मक सोच होती है, उससे लोग दूर होते जा रहे हैं। तो किस तरह से वो एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ सकते हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ। जी, देखिए, मैं ये बताऊँगा आपको कि अगर आप हेल्दी हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये हेल्दी आप रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, तो आप हमेशा अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें। आप अपने को कोशिश करें कि किसी भी तरह के स्ट्रेस आप पर हावी ना होने पाए। आप एंटरटेनमेंट के लिए समय निकालें, आप गेम्स के लिए समय निकालें, आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी बराबर मेंटेन करके रखें, अपना सोशल बिहेवियर भी अच्छे से मेंटेन रखें। आप अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को जो देते हैं वो भी आप अच्छे से मेंटेन करें। इसके साथ अगर कोई आप टेक्निक जोड़ लें, खासतौर पर जैसे मेडिटेशन की टेक्निक है, योगा, प्राणायाम है, ये बहुत पॉजिटिव तरीके हैं जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगे और हमारे पास आने का आपको मौका नहीं देंगे। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है या नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर वो शुरुआत है तो आप बहुत जल्दी हमसे संपर्क करें, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम बढ़ती है या वो मानसिक समस्याएं बढ़ती हैं तो कई बार उसको ठीक करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो और दूसरा, इसमें खुल के बात करें, शर्माएं नहीं, संकोच ना करें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत स्टिग्मा है। लोग आज भी उस बात को छुपाना चाहते हैं। उनको डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है तो वो उसको एक कमजोरी की तरह देखते हैं, किसी को बताते नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जबकि उनकी सारी समस्याओं के लिए खुल के बात करते हैं। तो मानसिक समस्या भी बहुत आम है और हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी कोई मानसिक समस्या आती है और ये रिसर्च कहती है। तो हर आदमी को कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। तो खुल के बात करें, आसपास के लोगों से बात करें, बताएं अगर आप इस तरह की नेगेटिविटी फील कर रहे हैं तो हमेशा कम्युनिकेट करें और जल्दी से जल्दी अपना साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन शुरू करें। जी बिल्कुल। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और आपने हमारे दर्शकों से बात की। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को भी एक नई दिशा मिलेगी, कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीज़ों से दूर रह पाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे बिल्कुल संपर्क करेंगे वो लोग। तो वहीं मैं भी आप सभी से इजाज़त चाहूँगी, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ राइट्स पर।